हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग 10, 11 और 12 3 दिन का करंट अफेयर्स एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। और आज के साथ ही आपका ये करंट का वीडियोस जो है वो जितना भी पुराना पेंडिंग था वो सारा क्लियर हो जाएगा। अब आगे से आपको दो और तीन दिन के बेसिस पे करंट के रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। बाकी ये वीडियोस के जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे उनके फ्री पीडीएफ्स भी आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया हुआ है। बाकी नीचे जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ये ग्रुप ज्वाइन करके ये सारे फ्री पीडीएफ्स वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा चैनल पे बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें जनरल स्टडीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन, कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन और यूपी का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपी ट्रिपल एससी है, यूपी का पैट है, उनको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश विशेष यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस की सीरीज भी वहां पर जो है चैनल पर अवेलेबल है। आप वो सारे वीडियोस भी देख सकते हैं और उनके पीडीएफ भी आप टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विमानन क्षेत्र एविएशन फील्ड, इंडियन एविएशन फील्ड या सेक्टर को और अधिक मजबूत करने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय, गति शक्ति यूनिवर्सिटी ने निम्न में से किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है बोइंग, बम्बार्डियर, एयरबस और एम्ब्रियर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये गति शक्ति विश्वविद्यालय ने जो है एयरबस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इनके बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। ये क्या है? ये पहले तो एयरबस जो है ये दुनिया में वाणिज्यिक विमानों या कॉमर्शियल जो प्लेन्स हैं उनका सबसे बड़ा निर्माता है और हेलीकॉप्टर, रक्षा और अंतरिक्ष उपकरणों का एक प्रमुख निर्माता है। बाकी ये जो साझेदारी है गति शक्ति और एयरबस के बीच में, इस उद्योग शैक्षणिक साझेदारी के तहत नियमित छात्रों, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, और कामकाजी पेशेवरों, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उन दोनों के लिए क्षेत्र प्रासंगिक कौशल पाठ्यक्रम और कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। ठीक है, फील्ड स्पेसिफिक इनके लिए जो है वो सिलेबस जो है और प्रोग्राम जो इनके लिए तैयार किए जाएंगे। इस साझेदारी के तहत छात्रों को, स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप प्रदान करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच को बढ़ावा देने की पहल इसमें शामिल है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो ये गति शक्ति विश्वविद्यालय जीएसवी के छात्र हैं, इनको एयरबस और संबंधित उद्योगों में इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का अवसर मिलेगा, जिससे ये छात्र क्या है, इस फील्ड में अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं। और भारत को क्या है, पर्याप्त मात्रा में कुशल पेशेवर जो हैं इस क्षेत्र के लिए, विमानन क्षेत्र के लिए जो मिलना जो है संभव हो पाएगा। बाकी गति शक्ति विश्वविद्यालय के बारे में कुछ हमने यहाँ पर डिटेल लिखी है। ये पहले तो जो विश्वविद्यालय है ये बड़ोदरा में स्थित है। इसकी स्थापना जो है वो वर्ष 2022 में संसद के एक अधिनियम, पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू हुई है। ठीक है, तो ये जो है एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो पहले तो जो आपका गति शक्ति विश्वविद्यालय है ये बड़ोदरा में स्थित है। इसकी स्थापना जो है वो वर्ष 2022 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई है। इसकी स्थापना का जो उद्देश्य है वो है परिवहन और रसद आपूर्ति, लॉजिस्टिक्स की सप्लाई के सभी साधनों जैसे रेलवे, शिपिंग, बंदरगाहों, राजमार्गों, सड़कों, जल मार्गों और विमानन के लिए सर्वोत्तम श्रेणी के, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी के मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट है। ये इसका उद्देश्य है। और यह जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है। ये रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। और जो रेल मंत्री हैं माननीय श्री अश्विनी वैष्णव, ये इस यूनिवर्सिटी के प्रथम कुलाधिपति हैं। ठीक है, तो ये आपकी डिटेल्स हो गई गति शक्ति विश्वविद्यालय के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी गायिका मालिनी राजुरकर का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस घराने से संबंधित? ये संगीत के कई घराने जो है वो भारत में है, तो आपको बताना है ये मालिनी राजुरकर जो है वो किस घराने से संबंधित है। ऑप्शंस है बनारस घराना, ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना और भोपाल घराना। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। ये मालिनी राजुरकर जो है ये संगीत के ग्वालियर घराने से संबंधित है। इनका जो जन्म हुआ था वो 1941 में, 1941 में राजस्थान के अजमेर में इनका जन्म हुआ था और ये ग्वालियर घराने से संबंधित है। ये संगीत गायन की जो शैली है ख्याल
और टप्पा, ये ख्याल और शैली, टप्पा शैली की अग्रणी समर्थक थी। बाकी जो ग्वालियर घराना है यह भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने ख्याल घरानों में से एक है। इसका विकास जो है वो मुगल साम्राज्य के समय हुआ था। कई बार जो है आपको आप कमीशन का पेपर देखेंगे तो उसमें आपको क्या दिए जाएंगे, 4 घरानों के नाम दिए जाएंगे और उसमें से आपको चुनना होगा कि कौन सा जो है एक संगीत से रिलेटेड घराना नहीं है। या कई बार आपको घरानों के नाम दिए जाएंगे और संगीत की जो विधा है, ठीक है, जैसे ये विधा जो क्या है ख्याल और टप्पा, तो ये किस घराने से संबंधित हो गई, ग्वालियर घराने से। तो वैसे ही अन्य घराने जो हैं, एक यूपी के किसी उसका भी घराना है, बनारस घराना है जैसे, ठीक है। तो इनका आपको पता होना चाहिए कि कौन सा घराना जो है वो संगीत की किस विधा से संबंधित है और इनका विकास कब हुआ है। तो ये ग्वालियर घराने का जो विकास हुआ है ये मुगल साम्राज्य के समय हुआ है। ये जो मालिनी राजुरकर हैं, इन्हें वर्ष 2001 में संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और एक डेटा एडिशनल है कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध गायक तानसेन जो है ये ग्वालियर से थे, ठीक है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि अकबर के जो नवरत्न है उसमें तानसेन जो है वो कहाँ से संबंधित थे, तो तानसेन जो है वो ग्वालियर से संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर और 8 सितंबर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इसका आयोजन जो किया जाता है वो है मानव अधिकार के रूप में साक्षरता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अधिक साक्षर समाज के निर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये दिवस जो है मनाया जाता है। ये ह्यूमंस को ये बताना है, मानव को ये बताना है कि जो साक्षरता है, ठीक है, ये साक्षरता उनका क्या है, मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट है उनका। इसके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ानी है और एक साक्षर समाज के निर्माण को प्रोत्साहित करना है, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोग जो हो वो साक्षर हो। बाकी इस वर्ष का जो 2023 का साक्षरता दिवस है, इसका जो विषय थीम जो रहा है, थीम है संक्रमण में दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों के लिए नींव का निर्माण, ये इसका विषय रहा है। बाकी 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को ने 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया था। तो वर्ष 1967 से लगातार प्रति वर्ष 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 5 सितंबर को प्रतिवर्ष भारत क्या है, भारत वो शिक्षक दिवस के रूप में, टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करता है। तो ये शिक्षा से आपके रिलेटेड 2 डेज हो गए इंपॉर्टेंट सितंबर माह के, 5 सितंबर और 8 सितंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, आपको बताना है कहाँ किया गया है। ऑप्शन है मलेशिया, भारत, इंडोनेशिया और सिंगापुर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। जो 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन है ये इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी इसमें भाग लेने गए थे। G20 से ठीक पहले ये सम्मेलन का आयोजन जो है 7 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, वहां राजधानी में ये आयोजन हुआ है। बाकी इस आयोजन के दौरान भारतीय आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए एक 12 सूत्री प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया है, जिसमें कनेक्टिविटी, डिजिटल परिवर्तन, डिजिटल चेंज, व्यापार और आर्थिक जुड़ाव, समकालीन चुनौतियों का समाधान, लोगों से लोगों के बीच संपर्क और रणनीतिक जुड़ाव को गहरा करना शामिल है। ये इस चुप है प्रस्ताव में ये सब वस्तुएं जो है शामिल है। इसके अतिरिक्त 2 संयुक्त प्रस्ताव, एक समुद्री सहयोग पर और दूसरा खाद्य सुरक्षा पर अपनाए गए, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि जो 2 प्रस्ताव अपनाए गए हैं वो एक समुद्री सहयोग पे है, मैरीटाइम कोऑपरेशन पे, और दूसरा खाद्य सुरक्षा या फूड सिक्योरिटी पे। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, 4 स्टेटमेंट का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें पूछ लिया जाता है कि किन क्षेत्रों में सहयोग जो है वो स्थापित हुआ है या सहयोग पर सहमति बनी है। तो जो भारत आसियान जो है एक प्रमुख संस्थान है भारत की दृष्टि से भी, और भारत का जो लुक ईस्ट पॉलिसी जो है उसकी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण संस्थान है, महत्वपूर्ण जो संगठन है। तो ये जो आपके कॉर्पोरेशन के 2 फील्ड बने हुए हैं, एक समुद्री सहयोग और खाद्य सुरक्षा, हो सकता है इनका नाम आपसे पूछ लिया जाए, इनको आप दिमाग में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया ने अपनी पहली परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बी न्यूक्लियर अटैक कैपेबल सबमरीन किस नाम से लॉन्च की है? ऑप्शन है हवासोंग, कुमसोंग, हीरो किम कुन ओक, ताइपोडोंग। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये हीरो किम कुन ओक नाम से एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जो है उत्तर कोरिया ने लॉन्च की है। बाकी ये जो तीन नाम लिखे हुए हैं हवासोंग, कुमसोंग और ताइपोडोंग, ये जो है उत्तर कोरिया की मिसाइल्स हैं। ठीक है, इस नाम से उत्तर कोरिया के पास मिसाइल्स हैं। और ये हीरो किम कुन ओक नाम से इन्होंने एक न्यूक्लियर अटैक केपेबल सबमरीन लॉन्च की है। ये सबमरीन जो है इन्होंने ये पनडुब्बी को कोरियाई प्रायद्वीप जो कोरियन पेनिनसुला है और जापान के बीच पानी में गश्त करने वाले बेड़े को सौंपा है। जो उत्तर कोरिया की फ्लीट है जो जापान और कोरियन पेनिनसुला के बीच समुद्र में जो गश्त करता है, उस जो है फ्लीट को ये पनडुब्बी सौंपी है उत्तर कोरिया ने। और उत्तर कोरिया क्या चाहता है, अपनी नौसेना को परमाणु हथियारों से लैस करना चाहता है। ठीक है, बाकी दुनिया जो है वो नॉर्थ कोरिया को एक एग्रेसर के रूप में देखती है, जो लगातार क्या है दक्षिण कोरिया के क्षेत्र में क्या है किसी ना किसी जो वायुसेना के उनके वायु क्षेत्र के ऊपर से किसी ना किसी मिसाइल का परीक्षण करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अपनी तरह के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ट्रांसफार्मर जिससे विद्युत का जो वितरण होता है, सप्लाई होती है। ऑप्शन है पुणे, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये बेंगलुरु में भारत के अपने तरह के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया है। ये इन्होंने बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी BESS और बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका BBMP, इन्होंने ये दावा किया है कि इस तरह का ये इनका जो है वो देश का पहला जो है प्रयोग है, जिसमें इन्होंने 500 किलोवाट के भूमिगत वितरण ट्रांसफार्मर को स्थापित किया है। इस ट्रांसफार्मर को जमीन से 10 फीट नीचे रखा गया है, गड्ढा करके उसके नीचे रखा गया है। और यह परियोजना जो है वो पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथों को सुरक्षित बनाने का पहल का परिणाम है। एक्चुअल में आप देखेंगे कि फुटपाथ के किनारे कई बार आपको ट्रांसफार्मर लगे दिखाई देते हैं, और कई बार उनमें जब कोई दुर्घटना होती है तो उसके प्रभाव से क्या है, लोगों का जीवन भी प्रभावित होता है, किसी तरह की मानवीय दुर्घटना भी हो जाती है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये इस तरह की पहल जो है वो बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका द्वारा की गई है, जिसमें जमीन में 10 फीट नीचे इन्होंने ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संगठन औपचारिक रूप से 9 सितंबर 2023 को G20 समूह में शामिल हो गया है? ऑप्शन है यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकी संघ, पोलैंड और जापान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये अफ्रीकी संघ जो है वो 9 सितंबर 2023 को औपचारिक रूप से जो है वो G20 समूह में शामिल हो गया है। भारत जो है वो G20 की इस वर्ष की प्रेसिडेंसी का अध्यक्ष था, भारत के पास प्रेसिडेंसी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये घोषणा की है अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल किए जाने की। ठीक है, जो अफ्रीकन यूनियन है उसको G20 में शामिल कर लिया गया है। ये 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और G20 अध्यक्षता का विषय, भारत की जो G20 की अध्यक्षता है, इसका जो विषय है वो है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ये G20 की अध्यक्षता का जो विषय है ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। G20 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं लगभग हर बार आपको क्वेश्चन में बताता हूं कि G20 जो है वो आपका इस बार करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो G20 के इंसेप्शन से, उसके गठन से लेके अब तक के जो भी डेवलपमेंट्स हैं, स्पेशली जो भारत की अध्यक्षता में जो पिछले वर्ष से अब तक जितने भी कार्यक्रम किए गए हैं G20 के, उन सब के बारे में आप जानकारी जरूर रखिएगा। वहां से आपको क्वेश्चन जो है वो अवश्य कोई ना कोई क्वेश्चन मिल सकता है। बाकी ये अफ्रीकन यूनियन या अफ्रीकी संघ के बारे में कुछ डिटेल लिखी हुई है। ये जो अफ्रीकी यूनियन है ये अफ्रीका महाद्वीप के 55 देशों से मिलकर बना है। इस संघ की घोषणा जो है वो 9 सितंबर 1999 को लीबिया में सिरते घोषणा में की गई थी। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि अफ्रीकी संघ जो है वो किस घोषणा का परिणाम है, तो ये सिरते घोषणा का परिणाम है। और इसकी जो स्थापना हुई है वो वर्ष 2001 में इथोपिया में हुई है। ठीक है,
बाकी अफ्रीकी संघ को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन जनरल असेंबली में स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। इसका जो अफ्रीकी यूनियन का मुख्यालय है ये आदिस अबाबा इथोपिया में है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो अजाली असोमानी है। ठीक है, ये अध्यक्ष जो हैं ये यहाँ पर सम्मेलन में भाग लिया हुआ था और इनको औपचारिक रूप से जो है स्थान इसमें प्रदान किया गया है। तो ये आपकी डिटेल हो गई अफ्रीकी संघ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैन्य अभ्यास वरुण। ठीक है, अभ्यास का नाम है वरुण। इसके 21वें संस्करण वर्ष 2023 में जो आयोजित हो रहा है का आयोजन किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच किया गया है? ऑप्शंस है भारत और अमेरिकी नौसेना, भारत और जापान नौसेना, भारत और ऑस्ट्रेलिया नौसेना, भारत और फ्रांस नौसेना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये जो वरुण है ये भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इस सैन्य अभ्यास का 21वां संस्करण जो है वो अभी किया गया है। ये इस 21वें संस्करण का दूसरा चरण जो है, सेकंड फेज जो है, ये अरब सागर में आयोजित किया गया है। और वरुण अभ्यास का 21वां संस्करण भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के 25वें वर्ष का प्रतीक है। जो भारत और फ्रांस के बीच में रणनीतिक साझेदारी है उस साझेदारी को डेवलप हुए 25 वर्ष हो गए हैं। इसी 25वें वर्ष का प्रतीक जो है ये इस अभ्यास का 21वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपे। ठीक है, रुपे एनसीएमसी प्रीपेड कार्ड किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? आपको बैंक का नाम बताना है। ऑप्शन है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अभी रुपे एनसीएमसी प्रीपेड कार्ड जो है वो लॉन्च किया गया है। यह नेशंस फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड मेट्रो, बसों, वाटर फेरी, पार्किंग आदि में एक ही कार्ड के माध्यम से आसान डिजिटल टिकटिंग किराया भुगतान की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया। अर्थात आप इसी एक कार्ड के थ्रू मेट्रो में, बसों में किराया दे सकते हैं, जो वाटर फेरी है उनका किराया दे सकते हैं। इसके अलावा पार्किंग जहां पर है उन पार्किंगों में भी उस पार्किंग के जो भुगतान है वो भुगतान इसी एक कार्ड के माध्यम से आप डिजिटली क्या है कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग कार्डों की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा इस कार्ड के थ्रू आप क्या है व्यक्ति खुदरा, ठीक है, रिटेल और ई कॉमर्स भुगतान करने के लिए भी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ये एनसीएमसी का फुल फॉर्म है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का उपयोग कर सकता है। तो इन सब सुविधाओं का तो यूज कर ही सकते हैं। इसके अलावा आप रिटेल और ई कॉमर्स पर भी इसके थ्रू भुगतान कर सकते हैं। इसे वन नेशन वन कार्ड के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ जोड़ा गया है। जो नेशनल पर्सपेक्टिव है वो है कि पूरे देश के लिए एक कार्ड, मतलब देश में जितने प्रकार की सेवाएं हैं उन सभी सेवाओं का भुगतान जो है वो एक ही कार्ड के माध्यम से किया जाए, इस दृष्टिकोण के साथ इसको जोड़ा गया है और इसको बहुत ज्यादा इंक्लूसिव बनाया गया है, जिससे आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे आप पेमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहले स्थान पर रहा है। ऑप्शंस हैं आगरा, अमरावती, इंदौर और ठाणे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये इंदौर जो है वो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। यह जो सर्वेक्षण है ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित किया गया था और इस स्वच्छ वायु कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए, मॉनिटरिंग के लिए एक पोर्टल भी डेवलप किया गया है जिसका नाम है प्राण, PRANA, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज भी ये लॉन्च किया गया है। बाकी शहरों, राज्यों और संबंधित मंत्रालयों की कार्य योजनाएं इस पोर्टल में दिखाई जाएंगी और उनके कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी भी की जाएगी। आप इसी पोर्टल पे जितने भी मंत्रालय हैं, उसके अलावा शहर हैं, वहां के नगर निगम है, राज्य सरकारें हैं, जिस भी तरह की योजनाएं जो चला रही हैं ये स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लिए, तो उन सभी योजनाओं की जानकारी जो है इस प्राण पोर्टल पर होगी और उनके कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी भी इस पोर्टल के द्वारा की जा सकेगी। ठीक है, इसके अलावा जो है अन्य शहर जो इसमें है रैंकिंग में, जैसे 10 लाख से अधिक की जनसंख्या में प्रथम स्थान पर इंदौर रहा है, द्वितीय स्थान पर रहा है आगरा उत्तर प्रदेश और तृतीय स्थान पर रहा है ठाणे महाराष्ट्र। उसके बाद 3 से 10 लाख की जनसंख्या में पहले स्थान पर अमरावती, ठीक है, उसके बाद से दूसरे स्थान पर मुरादाबाद, तीसरे स्थान पर गुंटूर आंध्र प्रदेश। ठीक है,
ये अमरावती जो है ये MH नहीं होना चाहिए था, अमरावती महाराष्ट्र में नहीं है। बाकी 3 लाख से कम जनसंख्या में परवाणु हिमाचल प्रदेश, ठीक है, काला अम्ब हिमाचल प्रदेश और अंगुल ओडिशा, ठीक है। ये एक बार अमरावती जो है वो मैं आपको दोबारा कंफर्म करके बता दूंगा, ये जो है वो महाराष्ट्र में नहीं, ये मुझे जहां तक आइडिया है आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, स्लिम, इसका शॉर्ट फॉर्म है स्लिम, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है नासा, इसरो, जाक्सा और ESA। इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये जो स्लिम मिशन है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन, ये जाक्सा, ये जापान की जो है वो अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है जापान का, ठीक है। ये जाक्सा के द्वारा मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है। जापान द्वारा HIIA रॉकेट के माध्यम से स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून जो है वो लॉन्च किया गया है। ये जापान का जो लक्ष्य है वो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बनना है, ठीक है। अभी चंद्रयान जो लॉन्च हुआ था उसकी लैंडिंग के बाद जो है वो भारत ऐसा करने वाला विश्व का 4था देश बन गया है। जापान जो है वो 5वां देश बनने के लिए इस तरह का जापान द्वारा ये प्रयास किया गया है। बाकी ये स्लिम जो है एक हल्का और छोटा अंतरिक्ष यान है जिसे मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक द्वारा विकसित या डेवलप किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के सलेम साबूदाना को GI टैग मिला हुआ है? जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, ये भौगोलिक संकेतक जो है मिला हुआ है। ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये तमिलनाडु का जो है वो सलेम साबूदाना है जिसको अभी भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है। तमिलनाडु के सेलम जिला साबूदाने के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु का जो सेलम जिला है ये साबूदाने के लिए प्रसिद्ध है और साबूदाने का उत्पादन सबसे पहले सेलम जिले में किया गया था, जो भारत में साबूदाना उत्पादन का मुख्य केंद्र है, ठीक है। जो कुटीर पैमाने पर साबूदाने का उत्पादन किया गया है वो सबसे पहले तमिलनाडु के इसी सेलम जिले में किया गया है। बाकी साबूदाना जो है ये टेपियोका नामक जो वनस्पति है उसकी जड़ों से कुचले गए गीले स्टार्च पाउडर से प्राप्त किया जाता है। तो कभी आपसे पूछा जा सकता है कि साबूदाना किसकी जड़ों से निकलता है, तो टेपियोका नामक वनस्पति की जड़ों से निकलता है। 2023 में तमिलनाडु के 3 प्रसिद्ध उत्पादों, ठीक है, ये साबूदाने के अलावा 3 अन्य प्रसिद्ध उत्पादों जडेरी नमकट्टी, कन्याकुमारी मैटी केला और चेदी बुट्टा साड़ी को GI टैग मिला है। तो ये टोटल 4 जो हैं वो तमिलनाडु के उत्पाद हो गए हैं जिनको GI टैग मिला हुआ है जुलाई में। इसके अलावा और भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं अन्य जो है प्रदेशों के बहुत सारे उत्पादों को GI टैग मिला हुआ है। तो आप इनका अगर चाहें तो एक टेबुलर फॉर्म में बना सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आयोग आपको 4 जिलों के नाम दे दे और 4 उत्पादों के नाम दे दे और आपसे पूछ ले कि कौन सा उत्पाद किस जिले के से संबंधित है या किस जिले के किस उत्पाद को जो है वो GI टैग मिला हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे कमीशन पूछ सकता है। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आपको टाइमली नए वीडियोस के बारे में अपडेट मिलता रहे। और फ्री पीडीएफ्स के लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही। बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।